फॉलो माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एमबीबीएस काउंसलिंग आपकी दो तरीके से होती है। पहला ये 15% ऑल इंडिया कोटा, सेकंड 85% स्टेट कोटा, जो कि स्टेट डीजीएमई कराता है। इस वीडियो में हम 15% ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। कितने इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत आते हैं और कैसे आपकी काउंसलिंग होती है, क्या रिजर्वेशन रूल होता है, किस तरह से आपको सीटें मिलती हैं, कहाँ फ्री एग्जिट होता है, कहाँ पे डोमिसाइल फ्री होता है, सारा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, एमबीबीएस की काउंसलिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया। 15% ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी काउंसलिंग होती है। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स जो प्रिपेयर करता है वो स्टेट प्रेफर करके ये एमसीसी को प्रोवाइड करता है। 15% जो गवर्नमेंट की सीटें होती हैं उनकी भी काउंसलिंग यहाँ पर एमसीसी ही कराता है। बेसिकली जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आते हैं काउंसलिंग में वो कुछ इस तरह से हैं। ये डोमिसाइल फ्री होते हैं, मीन्स यहाँ पे आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट्स इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लाइक जैसे मैंने मेंशन किया, BHU, AMU, ओपन सीट, AMU कोटा भी होता है, उसकी अलग काउंसलिंग होती है, वो केवल AMU स्टूडेंट के लिए होता है। इसके लिए DU कोटा की सीटें 15% है, क्योंकि इससे ESIC की सीटें 15%, ये सारी ओपन सीटें होती हैं। मीन्स आप कहीं से भी क्लेम कर सकते हो। ये तो रही ये इंस्टीट्यूट। इसके अलावा FMC की जो मेरिट होती है वो भी आपका MCC ही बना के देता है। FMC की काउंसलिंग का फर्दर प्रोसेस FMC कैंपस पुणे में होता है, वहाँ पे आपको कॉल किया जाता है और वहाँ पे आपको 3-4 राउंड का प्रोसेस होता है, जिसमें स्क्रीन राउंड, टॉयलेट टेस्ट, पैड टेस्ट, फिजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू शामिल होते हैं। ये सारा आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद ही फाइनल मेरिट में आप आते हैं। जहाँ तक कि रिजर्वेशन रूल की बात है तो रिजर्वेशन रूल कुछ इस तरह से है। सेंट्रलाइज रिजर्वेशन रूल है। कैटेगरी वाइज इस तरह से सीटें यहाँ पे डिवाइड होती हैं। जो भी सीटें आती हैं वो इस कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं और इसके बेस पे आपको, कैटेगरी रैंक के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा कन्वर्जन रूल यहाँ पे होता है। मीन्स अगर काउंसलिंग के दौरान किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के कैंडिडेट्स ख़त्म हो जाते हैं सब कैटेगरी के, तो वो सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं कैटेगरी में थर्ड या फोर्थ राउंड में, जब भी ये सीटें बच जाती हैं। तो ये तो कन्वर्जन रूल हुआ। इसके अलावा काउंसलिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो काउंसलिंग प्रोसेस बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला राउंड 1, राउंड 2, देन मॉप अप, देन स्टे। राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट होता है। राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेश, और मॉप अप में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप तीनों में कर सकते हैं। राउंड 1 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और यहाँ पर आपको कोई सीट मिलती है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ सकते हैं, फ्री एग्जिट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी देनी नहीं होगी। राउंड 1 का रूल कुछ इस तरह से है, आप देख रहे हैं, इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में। यहाँ पे राउंड 1 का पूरा किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे जमा करनी होती है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी मनी होती है, डिपेंड अपॉन कि किस इंस्टीट्यूट को आप कॉल करते हैं। मीन्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मनी देनी होती है। लाइक 10,000 इन केस ऑफ गवर्नमेंट और 1 लाख के करीब आपका शायद डीम्ड कॉलेज में होता है। डिपेंड कि इस बार क्या रूल चेंज होता है। तो इस तरह से आपका ये सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंडेबल होती है जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप फ्री एग्जिट रहते हैं। मीन्स कुछ आपने ऐसा घपला नहीं किया है जिससे कि आगे सिक्योरिटी मनी लैप्स हो जाए, तो आपकी सिक्योरिटी मनी आपको मिल जाती है। राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं होता है। राउंड 2 में अगर आपने कोई सीट ले ली और उसको छोड़ दी, ठीक है, ज्वाइन नहीं किया, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपको मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अगर आप फर्दर काउंसलिंग का पार्ट होना चाहते हैं तो। और यहाँ पर क्या होता है कि राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट मिल जाती है और आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं, मीन्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट कर देते हैं, तो आपको वो सीट छोड़ने नहीं दी जाती। अगर आप छोड़ते भी हैं वो सीट किसी हिसाब से, तो आपको पेनल्टी भी बहुत सारी भरनी पड़ सकती है और साथ ही साथ आपको फर्दर काउंसलिंग, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, उससे आपको डिवाइड कर दिया जाता है। मॉपअप काउंसलिंग की बात है तो मॉपअप में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है।
और मॉपअप में अगर आपको सीट मिल जाती है तो मॉपअप की सीटों को आप छोड़ नहीं सकते हैं। मॉपअप में वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 में सीटें नहीं मिली रहती हैं, या फिर जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया या फिर राउंड 2 में ज्वाइन नहीं किया और ट्यूशन फीस गंवा के एग्ज़िट किया, वो भी मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मॉपअप का पार्ट हो सकते हैं, मॉपअप में आप एलिजिबल हो सकते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर राउंड 1 राउंड 2 किसी में भी आपको सीट नहीं मिली तो मॉपअप में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉपअप काउंसलिंग में ही आपकी फाइनल चॉइस फिलिंग होती है। यहाँ पे इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होती है। स्टे काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग नहीं होती है। स्टे काउंसलिंग फाइनल काउंसलिंग होती है, इसके बाद आपकी कोई काउंसलिंग नहीं होती। स्टे काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग का कोई चांस नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आपकी जो पहले से ही चॉइसेस होती है वो आपको यहाँ पे दे दी जाती है। यहाँ पे आपको विलिंगनेस भी पूछा जाता है क्या आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टेट कोटा में ऑलरेडी सीटें मिल जाती हैं और उनकी जो चॉइसेस है वो मॉपअप की चॉइसेस स्टे में चली जाती हैं और उनको सीटें वहाँ अलॉट हो जाती हैं और वहाँ पे उनको फ़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो सीटें अगर आप छोड़ते हैं तो आपको फ़ाइन अच्छा खासा देना पड़ता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में आपको इस तरह से काउंसलिंग करनी है कि आप सीटों को वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको फ़ाइन यहाँ पे देना पड़ सकता है। और अल्टीमेटली किसी भी काउंसलिंग में चाहे आप MBBS करें, BDS करें या फिर कोई और भी कोर्स करें, मेन आपका इम्पोर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर लिए जाते हैं, आपको डॉक्यूमेंट मिलते नहीं है। तो फर्दर अगर आप किसी और काउंसलिंग में या फिर किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, तो फिर आपको चांसेस नहीं बनते, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉक्यूमेंट को किसी तरह से आपको मैनेज करना पड़ता है, कि सेलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ मेरी जो फाइनल सीट होगी वो यही होगी, इसके आगे हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तभी डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट सबमिट मत करिए। या तो सीट को रिज़ाइन करिए या तो फिर नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, जैसा भी आप सोचते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, ठीक है, और वो फिर स्टेट कोटा में सबमिट हो जाते हैं, फिर ऑल इंडिया कोटा का पार्ट नहीं होते। ऑल इंडिया कोटा में अगर राउंड 2 में सबमिट कराते हैं तो स्टेट कोटा में उन्हें अच्छी सीटें मिलने वाली होती हैं, वो भी नहीं मिलती। तो इस तरह से माइंड का यूज़ करके ही काउंसलिंग की जाती है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों के साथ यही हुआ था कि उनको अच्छी सीटें मिल सकती थी, लेकिन क्योंकि उनके अंदर का डर था कि यार फर्दर सीटें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मान लीजिए मेरिट आगे हमको सीटें नहीं मिली या सीटें कम आई तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बच्चों ने कुछ बच्चों ने नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज से ले लिए, कुछ ने साउथ के कॉलेज से ले लिए। तो इस तरह से बच्चों ने राउंड 2 में ही सीटों को बुक कर लिया था ऑल इंडिया कोटा के, और उसके बाद पता चला कि स्टेट कोटा में उनको उनके स्कोर पे अच्छा खासा कॉलेज मिल रहा था। मीन्स एक डर होता है कि यार हमको स्टेट में सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, अभी ले लो, ऐसा है। तो इस तरह से बहुत सारे डाउट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेलेक्टिव आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा।